बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे JAXB के बारे में। तो इसको JAXB भी के नाम से भी जाना जाता है और JAXB भी इसको कहा जाता है। तो बेसिकली हम इसका जो है जो बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल जो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। तो सबसे पहले JAXB क्या होता है। JAXB मतलब कि J स्टैंड फॉर जावा, A स्टैंड फॉर आर्किटेक्चर एंड और XAML और B फॉर बाइंडिंग, यानी कि जावा आर्किटेक्चर फॉर XAML बाइंडिंग। तो चूंकि आपको पता चल रहा है कि यानी कि यहाँ जो है जावा के आर्किटेक्चर और जो हमारे पास XAML होता है, इन दोनों को आपस में जो है बाइंड किया, यानी कि आपस में मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, JAXB का यूज़ करते हैं। तो असल में जो JAXB है ये एक API, यानी कि जो हमारे पास जो जावा आर्किटेक्चर होता है और जो XAML होता है, यानी कि इनका आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज करने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए हम JAXB API का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं वर्ड API यूज़ कर रहा हूँ। तो API का मतलब होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API को कहते हैं। तो API का कोई भी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए बेसिकली ये यूज़ की जाती है या फिर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ की जाती है। तो क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि जो XAML है, XAML के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो XAML बेसिकली एक समझ लें कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, क्योंकि जैसे कि हमारे पास एक इंग्लिश है, तो इंग्लिश को आप इंग्लिश जब बोली जाती है तो उसको पूरी दुनिया में कोई भी समझता है। जबकि अगर हिंदी की या मराठी कह लें, हिंदी मराठी उर्दू पंजाबी किसी भी की कोई भी बात की किसी भी लैंग्वेज के बारे में बताया तो इसके बारे में मुफ्त चंद ही लोग जानते हैं। लेकिन इंग्लिश जो यूनिवर्सल है इसलिए इसे तो तकरीबन हर एक जानता था जो पढ़ा लिखा होता है, उसके लिए इसको जानना ज़रूरी होता है। इसी तरह मैंने आपको बताया तो XAML ये किसी भी लैंग्वेज के साथ जो है वर्क करते हैं। अगर इसको खुद से किया जाए तो ये कुछ भी नहीं करती, लेकिन ये किसी भी लैंग्वेज के साथ जो है वर्क करती है। और आप अगर इसको इंडिविजुअली देखा जाए तो ये कुछ भी जैसे इसको लिखा जाता है वैसे ही ये ब्राउज़र पर हमें दिखाई देती है। तो इसलिए अपने आप ये खुद कुछ भी नहीं होती, ये किसी न किसी लैंग्वेज के साथ मिलकर हमें कोई भी परफॉर्मेंस दे रही होती है। तो इसीलिए ये हमारे पास जो XAML है ये हमारे पास किसके अब ये इसका कम्बिनेशन हम कर रहे हैं जावा के साथ। तो इसीलिए यहाँ जो हम API यूज़ कर रहे हैं वो JAXB यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम कोई और भी API यूज़ जो XAML के साथ कोई और भी API जो है वो यूज़ हो सकती है। तो API मैं आपको फिर बता रहा हूँ। API मतलब कि जो एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशन, यानी कि जैसे कि एक आदमी जो जानता होता है, एक आदमी को उर्दू आती है और एक आदमी को इंग्लिश या फिर आप कहें चाइनीज़ आती है। तो अब जो हमारे पास अब जो चाइनीज़ जिसको आती है और जिसको उर्दू आती है, अगर वो आप चाइनीज़ और उर्दू आपस में जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमें एक ऐसा जो शख्स हायर करना पड़ता है जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवा उनको जान सके। तो ऐसे आदमी को देखा जाता है जो चाइनीज़ भी जानता और उर्दू भी जानता और उन दोनों के आपस में जो भी बात करें एक दूसरे को बता सकें। तो API असल में इसी तरह काम करती है, यानी कि कम्युनिकेट करना और जानती है। जैसे कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आपको गेम वगैरह खेलते हैं, तो अब आपके जो गेम्स वगैरह होती हैं वो जो खेली जाती है वो हार्डवेयर के साथ कैसे कंपेटेबल वगैरह आती है वो API के थ्रू होती है। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट वेज और हर हिसाब से जो इसकी जो डेफिनेशन लगाता होती है। तो अब इसको मज़ीद आगे मूव ऑन करते हैं। मैं सिर्फ आपको जो इसके जो JAXB जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में बताऊँगा, अदरवाइज और चीज़ें हम जो डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो XAML है वो तो कोई भी लैंग्वेज किसी के साथ भी यूज़ हो सकती है। इसीलिए जो JAXB जो थी, यानी कि जो जावा टेक्नोलॉजी थी उसी ने JAXB को इंट्रोड्यूस करवाया था XAML के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो हम जो है जो XAML का जो स्कीमा है उसको एज ए इनपुट या जो XAML होती है उसको यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि हम जो जावा की क्लासेस वगैरह जो वो जनरेट कर लेते हैं। यहाँ एक चीज़ आई है XAML स्कीमाज। तो XAML स्कीमा या इसको कहा जाता है, इसको आप X मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, X S और D के नाम से भी जाना जाता है। जो XAML स्कीमा है इसको X S और D के नाम से भी जाना जाता है। तो जो X का मतलब होता है XAML,
यानी कि ये एक्सएमएल, और उसके बाद एस का मतलब स्कीमा और डी का मतलब डेफिनेशन। तो एक्सएमएल स्कीमा कह लें या फिर आप इसको कह लें कि जो हमारे पास हमने DTD जो हमने पढ़ा था, तो ये जो XSD और या DTD ये असल में एक ही चीज़ है और एक ही तरह यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो हमारे पास जो DTD हमने जो पहले डिस्कस किया था उसमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह थी, जिसकी वजह से जो आजकल ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो XSD को जो यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए हमने जो पहले हम DTD किया था ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मज़ीद मैं आपको इसके में कुछ डिफरेंस बता देता हूँ कि हम जो इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका जो मेन इनमें जो डिफरेंस XSD और DTD में, उनमें मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे पास DTD होता है वो हमें कोई भी कंट्रोल वगैरह जो नहीं देता, जबकि जो एग्जाम वाला ये हमें जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स देता है। इसीलिए जो हमें चूँकि कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है जो एग्जाम्पल के कोड वगैरह को अंडरस्टैंड करने में, इसीलिए जो हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो एग्जाम्पल स्कीमा का यूज़ करते हैं, DTD का यूज़ कम करते हैं। बेसिक यही इसमें डिफरेंस है, कोई खास और डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सएमएल जो स्कीमा इसमें और जो DTD है इसमें क्या डिफरेंस, तो आप बता सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सएमएल स्कीमा है यानी कि उसमें जो हमारा XSD है एक्सएमएल स्कीमा, ये हमारे पास एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन है, और DTD जो हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है। इसी तरह जो DTD है वो हमारे किसी भी डाटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती। जैसे कि आपने देखा था कि हमारे पास जो पीसी डाटा था हमने पढ़ा था पहले, तो पार्स करैक्टर डाटा, तो यानी कि DTD में सिर्फ पार्स करैक्टर डाटा आता था, जबकि इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह कोई भी हम डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन हमें चूंकि एक्सएमएल वगैरह में या कोई भी हमें डाटा टाइप देनी तो वहाँ इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह यूज़ करना होता है, इसीलिए हम जो एक्सएमएल स्कीमा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू DTD। इसी तरह जो हमारे पास जो बहुत सी इसमें डिफरेंस आ जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो डिफरेंस मैं बता चुका हूँ, एक और बता देता हूँ। DTD क्या होता है कि ये हमारे पास जो एक्सटेंसिबल नहीं होता, इसमें यानी कि जो हमारे पास जैसा कोड लिखा होता है उसी तरह उसको लिखा जाता है, जबकि जो XSD है ये हमारे पास एक्सटेंसिबल होती है। तो इसको मजीद आगे और भी बहुत से डिफरेंस मैंने बेसिक आपको बताने की कोशिश की है, तो ये इसकी डिटेल और भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ वर्ड एक आ रहा है डोम, तो डोम या पार्स, यहाँ एक वर्ड आ रहा है, तो डोम ये पार्स कुछ भी है, ये सिर्फ अगर आप डोम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो पार्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ नोट भी लिखा हुआ है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग डोम, डोम क्या है, ये इसको अंडरस्टैंड करने के बाद रिप्लेस अ वर्ड पार्स बाय डोम। तो इसलिए अब मैं आपको बताऊँगा डोम क्या होता है। तो डोम क्या होता है इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डोम हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, जो ये समझ लें कि सिर्फ हमें क्या है एक जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो डोम का यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें कोई भी, जब अगर आपने AI पढ़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहाँ बताया कि कोई भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी होती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एक यानी कि ट्री में। तो ट्री में जब कन्वर्ट किया उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको ईजिली जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो इसीलिए जो XML वगैरह होता है, तो XML में भी हमारे पास XML या HTML में वहाँ डोम आपको पढ़ने को मिलेगा। तो XML में और इसमें HTML में डोम का ये मतलब है कि एक ये में ट्री लाइक स्ट्रक्चर देता है, हायरार्ची देता है, जिसको हम बाद में जो यानी कि अगर हमें कोई भी XML का डाटा या कोई भी चीज़ जो एडिट करनी है, एक्सेस करनी है, तो हम जो है डोम के थ्रू उसको एडिट या चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो ईजीली कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यही चीज़ें लिखी हुई, आप इसको डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं जो मेन पॉइंट है सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। तो ये वही सारी चीज़ें DTD क्या आता है रेडी बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास यानी कि जो हमारे पास XML जो लिखा होता है उसको यानी कि XML के जो लीगल यानी कि जो XML के डॉक्यूमेंट्स होता है उसके लीगल बिल्डिंग जो ब्लॉक्स होते हैं उनको ये डिफाइंस करता है, यानी कि उनके बारे में बताता है। अगर सिंपल सा देखा तो DTD क्या आता है कि जो XML में जो कोड लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें लिखी होती हैं और जो रूल्स है उसी के मुताबिक XML के मतलब DTD में लिखे होते हैं, वो अगर वो आपस में मैच करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो हमारे पास क्या होता है कि उसमें जो वो एरर आ जाता है। यानी कि ये DTD वैलिडिटी चेक करता है कि XML का डॉक्यूमेंट ठीक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ऑलरेडी इसके बाद डिटेल के साथ बता चुका हूँ, बाकी ये लिखा भी आप इसको देख सकते हैं। तो
उसके बाद हमारे पास डोम और JXP बोथ प्रोड्यूस अ ट्री इन मेमोरी, यानी कि जो डोम और JXP दोनों क्या करते हैं, ये मेमोरी में क्या करते हैं, ट्री स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। लेकिन डोम में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें सिर्फ नोड होते हैं, और JXP में क्या होता है, ये ट्री होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट विद नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स एज डिस्क्राइब्ड बाय योर DTD। DT क्या है, या मैं फिर बता रहा हूँ DTD। और जो हमारे पास जो एक्सएमएल स्कीमा है ऑलमोस्ट ये तकरीबन सेम होता है, लेकिन अगर आप इसको कहते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, तो आप जो है लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ कि एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जो हमारे पास जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग जो बाइंड कर देते हैं आपस में मिला रहे हैं, क्या बुक बाइंड करते हैं, वो एक और चीज़ है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें वो एक अलग चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वही चीज़ें अभी आ रही हैं जो सारी मैं बता चुका हूँ। तो पहले आपने देखा कि यानी कि हमारे पास JX क्या है, JAXB क्या है, और अब हम देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो ये वर्क इस तरह करता है कि यानी कि जो DTD होता है और बाइंडिंग जो स्कीमा होता है, इन दोनों का एज इनपुट लेता है और हमें जो है सोर्स कोड, जावा का सोर्स कोड एज आउटपुट दे देता है। तो बाकी ये डिटेल लिखी हुई, तो ये हमारे पास इसके डायग्राम भी है। और उसके बाद ये जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रही है, एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये सिंपल आपको ये समझाने की ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, ये ऑलरेडी बता चुका, मैं फिर बता देता हूँ। यानी कि जैसे हमारे पास जो एक्सएमएल का कोड लिखा था, उसी तरह एक्सएमएल में क्या होता है कि हमारे पास ये रूट नोट होता है, ये जो हमारे पास बुक है, बुक एक रूट नोट थी, तो यहाँ इसको जो है इसी तरह लिख दिया, और यानी कि रूट एलिमेंट, ये रूट एलिमेंट हो गया। और उसके बाद उसके सब एलिमेंट्स थे, इसी तरह इसके जो सब एलिमेंट्स जो टाइटल, आइथर और चैप्टर है, तो इनको नीचे डिफाइन किया गया है। और DT में इस तरह लिखा है, जो एलिमेंट है यानी कि ये एलिमेंट बुक है, फिर एलिमेंट टाइटल है, एलिमेंट आइथर है, ये एलिमेंट आपको इसी तरह जो DT में इसी तरह रूल्स होते हैं। मैं एक और बात बता दूँ कि DTD और होती है, और जो हमारे पास एक्सएमएल स्कीमा होता है, ये हमारे पास यानी कि DT जो थोड़ा मुश्किल है, जबकि एक्सएमएल स्कीमा की बात की तो इसको लिखना और जानना बहुत इजी है, और DT में थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब ये चीज़ें लिखी हैं। तो फिर एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये हमारे पास DT होता है, इसमें हमारे पास PC डाटा होता है, यानी कि पास करेक्टेड डाटा होता है, जबकि इसमें जो हमारे पास जो इंटीजर, स्ट्रिंग, इंट जो वगैरह नहीं होते, जबकि जो हमारे पास एक्सएमएल स्कीमा था उसमें थे। तो इसीलिए ये हमारे पास पास डाटा देख सकते हैं, जब रिजल्ट आउटपुट आया तो उसमें स्ट्रिंग वगैरह इसने दी हैं, जबकि यहाँ जो DT इसमें सिर्फ उसने पास करेक्टेड डाटा ही जो है एज अ डाटा टाइप ली थी। उसके बाद यहाँ आपको कुछ चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी। बाकी ये कोड कैसी है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ आप समझ लें कि जो हमारे पास एक्सएमएल और जो उसका रूल्स और रेगुलेशन DT है, इनको मिला दिया गया तो हमें एक आउटपुट मिल गई है। बाकी ये कोड कैसी है, आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं या ज़रूरत नहीं है। DTD का ये कोड लिखा हुआ है, उसके बाद बाइंडिंग स्कीमा, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि जो हमारे पास एक्सएमएल है वो सेल्फ पे होता है। अगर आपने एक्सएमएल वाला मेरा ट्यूटोरियल देखा तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़ होने, आप कभी, मुझे नहीं लगता यहाँ कंफ्यूज होंगे। तो उसके बाइंडिंग स्कीमा एक्सएमएल, जावा बाइंडिंग स्कीमा, ये कुछ भी है, ये सिर्फ आप समझ लें कि ये हमारे पास एलिमेंट नेम, बुक टाइप, क्लास, रूट, ट्रू, ये सिर्फ एज ए ये समझ लें कि ये एलिमेंट नेम इसी तरह लिखा जाता है बाइंडिंग स्कीमा में। उसके बाद बुक लिखी गई, बुक का यानी कि जो ऊपर जो बुक थी, और टाइप उसकी क्लास है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपको ज़रूरी नहीं आप यही चीज़ें लिखें, इसलिए आप ये एज एग्जाम्पल है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे चाहें। तो उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको प्लस दिखाई दे रहा है। अब इसके यहाँ प्लस हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या मिडल में एक लाइन आ सकती है। तो इन चीज़ों का क्या चीज़ है, एज MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये क्या चीज़ें, तो इनके बारे में भी मैं आपको जो है डिस्कस करके और बता देता हूँ। तो अभी तो आपको यहाँ जो है जो प्लस का साइन जो है ये दिखाई दे रहा है। मैं पहले इसके बाद में बताता हूँ प्लस का क्या मतलब है। पहले बता दें, अगर यहाँ जो चैप्टर के साथ साथ यहाँ जो क्वेश्चन मार्क अगर होता, तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होना था कि यानी कि जो यहाँ क्वेश्चन मार्क में भी यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, सवालिया निशान जिसको कहते हैं। तो अगर आप समझ लें कि ये हमारे पास आप यानी कि ये चैप्टर है, और चैप्टर के साथ इस तरह का जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है अगर चैप्टर के साथ इस तरह जो है DT डॉक्यूमेंट में लिखा हो, उसका मतलब होता है कि जो ये जो चैप्टर है इसके साथ चैप्टर आ जाए, या फिर कोई और जो एग्जाम यानी कि जो DT और जो एक्सएमएल कोड चूँकि अगर सेम हो तो उसको किसी भी लैंग्वेज के साथ, फिर जैसे मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि DTD का कोड और एक्सएमएल का कोड होता है, आप इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, यानी कि इन दोनों को
इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद इनको किसी भी लैंग्वेज के साथ मर्ज किया जाता है। जैसे कि आप समझ लें जावा के साथ, PHP के साथ या फिर HTML वगैरह के साथ, किसी के साथ भी, तो उसको वैलिडेट किया जा रहा था। तो जब हम जो DT के कोड को जब कंपेयर करेंगे जो XML के कोड के साथ, तो अगर यहाँ चैप्टर के साथ क्वेश्चन मार्क लिखा हो तो इसका मतलब है कि जो चैप्टर है ये चैप्टर XML कोड में आए या ना आए से कोई फर्क नहीं है। चैप्टर के अलावा यहाँ चैप्टर के अलावा कुछ भी वर्जन आ जाए या क्लास आ जाए, कोई भी और वर्ड भी आ जाए, तो फिर भी हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड होगा। अगर यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं आएगा तो फिर हमारे पास जो DT का कोड है और जो XML का कोड है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क का ये मतलब है अगर कोई एक भी चीज़ आ जाए तो वो फिर भी वैलिड, चैप्टर आए या ना आए, इसकी जगह बुक का या कुछ बुक कोई स्टूडेंट आ जाए, फर्स्ट ये चैप्टर की जगह जो XML में स्टूडेंट भी लिखा हुआ है तो फिर भी ये उसको वैलिड ही कंसिडर किया जाता है। इसी तरह अगर यहाँ जो हमारे पास आ रहा है एलिमेंट बुक, और बुक के आगे अगर लिखा होता है एनी, यानी कि ये एलिमेंट बुक, और यहाँ लिख देते हैं एनी स्टैक के अंदर, ये चीज़ें आपको लिखी हुई नहीं मिलती, ये टाइटल आयतर और जो चैप्टर वगैरह, और यहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाता है ANY इसी टैग के अंदर। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास XML का कोड होता है उसके अंदर आप जो मर्जी आए, यानी कि ये हमारे पास टाइटल आयतर चैप्टर वगैरह ये हमारे पास हो, ये जो भी है, ये चूँकि जब ये कंपेयर होता है किसी XML कोड के साथ, तो वहाँ अगर ये चीज़ें जो टाइटल आयतर चैप्टर वगैरह होती हैं या नहीं होती, जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ बुक का सिर्फ जो रूट नोड होगा, बुक को कंपेयर किया जाए उसके अंदर, उसके अलावा जो भी होगा सब कुछ वो यहाँ कंपेयर नहीं किया जाता। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास प्लस का क्या मतलब होता है। तो यहाँ प्लस का मतलब है कि ये चैप्टर होता है, बुक का कुछ चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, बहुत सारे बुक होते हैं और सेम ही होते हैं। तो इसीलिए जब ये XML के कोड की बात की है तो XML में अगर ये चैप्टर जो बार बार भी चैप्टर जैसे ये टाइटल है, इसकी जगह भी चैप्टर, इधर भी चैप्टर, इधर भी चैप्टर लिखा हुआ है XML में, तो और DT में और प्लस लिखा हुआ, तो अगर तो फिर उसमें जो है जो जब हम वैलिडेट कर रहे होंगे जब जावा के साथ, तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये प्लस नहीं लिखेंगे और जो XML के कोड में 2 बार चैप्टर आ जाएगा तो फिर हमारे पास एरर आएगा। तो ये बाकी ये एग्जांपल में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये नोट देख सकते हैं कि ये सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है इसके बारे में। बाकी इसका ये कंप्लीट बहुत लेंथी कोड है, अगर वो करना चाहते तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल दी गई है। तो आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ हमारे पास एक मार्शल और अनमार्शलिंग का कंसेप्ट आता है। तो यह मार्शल और अनमार्शलिंग थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्शलिंग का मतलब होता है कि ये जो जावा को कन्वर्ट करना किसमें, XML में, और अनमार्शलिंग का मतलब होता है कि XML को जावा में कन्वर्ट करना। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपल सी वर्डिंग में जो मार्शलिंग का मतलब होता है कि जावा का जो कोड होता है, जावा के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको XML में कन्वर्ट करना, और अनमार्शलिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास यानी कि XML का कोड होता है उसको कन्वर्ट करना, जो वो जावा के ऑब्जेक्ट हैं ये जावा में कन्वर्ट करना। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि कोई भी एक ब्राउज़र होता है, जैसे कोई किसी किस्म का कोई भी एक ब्राउज़र देख लें, तो यानी कि वेब एप्लीकेशन है, तो ये समझ लें कि ये हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। पास जो है एक वेब एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ, तो ये वेब एप्लीकेशन है। अब ये वेब एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में जो लिखी हो सकती है, क्योंकि हम जो JXB के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए ये समझ लें कि ये जो वेब ब्राउज़र, ये वेब सर्विस है, ये अब वेब सर्विस क्या है, ये हमारे आउटलाइन का पार्ट है, बहुत डिटेल के साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सपोज करेंगे ये एक वेब सर्विस है और वो जावा लैंग्वेज में लिखी हुई है। जब कोई भी यूज़र जो है जब ब्राउज़र पे जाता है तो कोई भी डाटा एंटर करता है या कोई भी चीज़ परचेज, अमेजोन वगैरह की तरह जो वेबसाइट है, कोई भी चीज़ परचेज करना है तो वो जो हमें इनपुट देता है वो आप किस में देता है, जो XML में इनपुट देता है। तो यहाँ जो इनपुट हो रही है वो किस में हो रही है, XML में। तो ये हमारे पास XML में इनपुट हो रही है, और XML को जब ये जावा के साथ मिलती है तो यहाँ जो इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन करने के लिए हमारे पास जो API यूज होती है वो JAXB API यूज की जाती है। उसके बाद दोबारा जो इन्फॉर्मेशन फिर यूजर को सेंड की जाती है, जैसे कि API क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो फिर उसी तरह जो XML में जो है वापस जो सेंड की जाती है। तो
ये हमारे पास सारा काम इन कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे ये हमारे पास इनका कम्बिनेशन बाइंडिंग हो रही है, ये JXB API काम कर रही है। तो अब यहाँ हमारे पास XML जो है, XML टू जावा जो हुई थी, जो हमारे पास कन्वर्टिंग बाइंडिंग, वो हमारे पास क्या हुआ काम था, मार्शलिंग का काम हुआ था। जबकि जो XML टू जावा हुई थी हमारे पास, जो भी वो हमारे पास अनमार्शलिंग का जो है कंसेप्ट आपके पास आया था। तो मजीद ये हमारे पास कुछ जो, अगर आपको एक फॉर्मल वे से कोई भी देखना चाहते हैं चीज़, तो ये उसका जो कोड लिखा है ये बहुत इजी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आपको जो बताई गई है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके बाद ये है, इसमें ये बस यही कहा गया कि जो हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूज में, यानी कि जो JXB करंटली पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड जावा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारे पास JSB है वो करंटली को, यानी कि अभी तक यानी कि अभी तक ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बना कि वो जावा के साथ हो। इसीलिए JXB को अगर हम जो है इन्वॉल्व करें तो उसको पहले डाउनलोड करते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो जैसे हम उसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कन्फिगर करते हैं, ये वही चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं और कोई इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। आप इसको सारे को रीड कर सकते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो अब मैं सिर्फ आपको सिंपल और इसका ओवरव्यू देता हूं कि यानी कि JAXB क्या है। JAXB आपको क्या है कि ये एक API है जो जावा और XML के दरमियान आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ की जाती है। उसमें दो चीज़ें जो बेसिक यूज़ होती हैं वो हमारे पास मार्शलिंग और अनमार्शलिंग का कंसेप्ट आता है। मार्शलिंग का मतलब होता है कि आप जो जावा को XML में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अनमार्शलिंग का मतलब कि आप XML को जावा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिक जो इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं वो यही पूछी जा सकती हैं कि JXB क्या है और इसको मार्शलिंग और इसमें अनमार्शलिंग क्या है। तो ये बेसिक ये चीज़ें थी। बाकी अगर आप डिटेल के साथ जानना चाहते हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये सिर्फ ये उन लोगों के लिए ट्यूटोरियल बनाया गया जो पेपर से एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले जो पढ़ते हैं और उसके बाद एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन या बेसिक तो हमने डेप्थ में कोई बात नहीं की। तो अगर आप समझे ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।